चलो बच्चों, कल हमने चालू किया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1887 का 1882 का मूवेबल एंड इमूवेबल वाला टॉपिक। ठीक है, तो मूवेबल क्या होता है? एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमको क्या याद रखना है? एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके हिसाब से क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी टू इंक्लूड एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, फिर जब हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसमें क्या कवर होता है? उसमें भी दो एक्ट्स में डिफाइंड है, जनरल क्लॉजेस एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी? लैंड, थिंग्स, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंट फास्टेंड टू एनीथिंग अर्थ। फिर एक हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें आता है immovable property, the benefits to arise out of land, hereditary allowances, right to way, light, ferries and fisheries। अब जो हमने इसमें लाइट पढ़ा है ना रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लाइट, ठीक है, तो लाइट कैसे उन्होंने बोला है कि अगर दो घर हैं, हम पढ़ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, जैसे कि दो घर हैं, क्या हो गया? ध्यान से देखना, हाँ, दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दो घर हैं, होम वन, ठीक है, यहां पे रहते हैं मिस्टर अमित, यहां पे रहते हैं मिस्टर अजय, ओके। अब अगर अमित को इसके ऊपर और बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अगर अमित को इसके ऊपर और बिल्डिंग बनानी तो वो क्या बना सकता है? बना सकता है। लेकिन अगर इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर इसकी सनलाइट इसकी बिल्डिंग बनाने से कट रही है, इसके घर पे सनलाइट नहीं आ रही है, तो इसके पास राइट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आके कि मेरी इमूवेबल राइट, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में लाइट का आना रोक रहा है कोई, ठीक है, तो वो इस एक्ट में कवर करेगा। सनलाइट की बात हो रही है, ठीक है, कि अगर आपकी दो बिल्डिंग्स हैं और आपको लाइट नहीं मिल रही है तो आपका वो राइट ऑफ हैविंग द लाइट किस में कवर होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, ये वाली लाइट की बात हो रही है। नहीं तो अपन उसके अगेंस्ट, अगर तुम्हारी ये बिल्डिंग साथ में बनी है, ठीक है, मिस्टर अमित, और ये हर घर में होता है, पॉसिबल लाइट एक जो हर घर में मिलती है वो आती है सनलाइट, ठीक है, लेकिन अगर किसी और की न्यू बिल्डिंग बनाने की वजह से आपकी अगर सनलाइट अफेक्ट हो रही है तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका ना प्रॉपर वॉशरूम का हम लोग यहाँ से जाके गए, बट वो प्रॉपर्टी हम लोगों की है, तो उसमें ना उन्हें केस तो नहीं, बट वो आके बोल रहे थे, वो खुद लॉयर है, कि हम केस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग का भी जाता है राइट ऑफ वे। आपकी प्रॉपर्टी, हाँ, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, पर वो क्या रेंटेड है? रेंटेड पीपल है, तो उनका पीछे घर है, बस यहाँ से निकला है, तो उनके राइट ऑफ वे में जहां से उनका जो भी लीकेज बोल रही हो तुम, या पानी जाता हो या लाइट जाता हो, तो अगर वो अफेक्टेड है तो वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपकी है, उसके पीछे तो उनका घर है ना, और वहां उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, आपके घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अपने ये वाला केस एक बार मतलब क्लास के बाहर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अपन कैसे केस फाइल कर सकते हैं और नहीं कर सकते वो देखेंगे, ठीक है। अब अगर तुम्हें बचना है तो कैसे बच सकते हैं, हाँ, ठीक है, तो दो डेफिनेशंस इसकी भी हो गई। उसके बाद हमने देखा है डिस्टिंक्शन। अब हम देख रहे थे कि कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसमें अपने को डाउट आ रहा था, राइट टू कलेक्ट रेंट लिखा है, जैसे राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहीं पे लिखा है कि अ डिक्री अरियर्स ऑफ रेंट। अब देखो, ये जो राइट आपको मिला है टू कलेक्ट रेंट, ये एक फिक्स प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो थिंग्स अटैच टू अर्थ है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से आपको एक रेंट मिल सकता है, वो राइट आपको क्या बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जो ऑर्डर है विथ रिगार्ड टू दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, ऑर्डर किसी के भी फेवर में जा सकता है,
तो लॉ बोलता है कि जो ऑर्डर पास करता है कोर्ट वो मूवेबल है, क्योंकि यहां पे राइट किसके पास है, देखो नहीं, राइट मिस्टर ए है, ठीक है, और उनने मिस्टर बी है, ठीक है, कल से सब 9:40 तक आ ही जाएंगे, उससे लेट मैं क्लास में एंटर होने नहीं दूंगी, ठीक है। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो रेंट कौन कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, मिस्टर ए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी किसकी है, मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए के पास राइट है इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट कलेक्ट करेंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं, आप मुझे रेंट दे दो। अब इन्होंने अगर रेंट नहीं दिया, बहुत टाइम तक नहीं दिया, रीजन हमें नहीं पता कि क्यों नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में केस फाइल हुआ, ठीक है। अब कोर्ट का डिसीजन जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए के फेवर में ही आए, जरूरी नहीं है कि मिस्टर बी के फेवर में आए। वो ये नहीं बोलता है कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के ही फेवर में मैं हमेशा जजमेंट दूंगा, या मेरा ऑर्डर या मेरा जो डिक्री वर्ड यूज कर रहे हैं लोग उसको ऑर्डर बोलते हैं हम, वो जरूरी नहीं है मैं कि वो जो प्रॉपर्टी है उसी के लिए ही, ओनर के लिए ही हमेशा फेवर में मैं चाहूं तो अगर ये मुझे सफिशिएंट कॉज देगा कि रेंट क्यों नहीं दे रहा है, या ये पर्सन प्रूफ कर दे कि इस प्रॉपर्टी का ओनर मिस्टर ए नहीं मिस्टर सी है, तो कोर्ट सी के भी फेवर में डिसीजन दे सकता है। तो लॉ बोलता है जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मूवेबल है, वो चेंज हो सकता है। वो जो आपने डिसाइड किया है, जिस चीज को लेके आप कोर्ट के पास आए हो कि यार ये मुझे रेंट नहीं दे रहा है, तो जरूरी नहीं है आप ही के फेवर में कोर्ट ऑर्डर पास करे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, मूवेबल है, ठीक है। तो कोर्ट के ऑर्डर्स फिक्स नहीं होते हैं, इसके लिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में कवर नहीं हो रहे हैं। जब राइट की बात करते हैं तो राइट फिक्स होता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी, आपको ये रेंट आएगा, आपकी ये प्रॉपर्टी आप राइट टू वे दे सकते हो, इसके लिए हम इसको इमूवेबल कह रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग थोड़ा लेट आए हैं उनके लिए, जब हम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं, दो टाइप की डेफिनेशन है, एक जनरल क्लॉजेस एक्ट से एक रजिस्ट्रेशन, दोनों की, मूवेबल की भी दोनों डेफिनेशन है। जब हम बात कर रहे हैं, इसमें वर्ड आ रहा था लाइट, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से लाइट को वो कैसे कवर कर रहे हैं कि अगर दो लोगों का घर है, ये एक लैंड है, ठीक है, उसमें दो लोगों ने अपने घर अमेंडेड किए हैं, ठीक है। अब मिस्टर अमित है और मिस्टर अजय हैं, ठीक है। अमित चाहे तो अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस बिल्डिंग के बनाने से इनके यहाँ पे सनलाइट नहीं आ पा रही है, ये वो लाइट की बात कर रहे हैं कि अगर उनकी सनलाइट मिस आउट हो रही है, उनको सनलाइट से सनलाइट उनकी कवर नहीं हो पा रही है इनकी बिल्डिंग बनाने से, तो मिस्टर अजय के पास वो राइट है कि वो टीपी एक्ट में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के फेवर में ये केस फाइल कर सकते हैं। तो जैसे हमने राइट टू वे समझाया था, वैसे ही लाइट में वो सनलाइट की बात कर रहे हैं कि हमको हमारी प्रॉपर सनलाइट का हमारे पास राइट है। जब ये लैंड पे हम दोनों ने घर बनाए थे तो हमारे को इक्वल सनलाइट मिल रही थी, तुम्हारे ये बिल्डिंग बनाने से मेरी सनलाइट कट रही है, ठीक है। तो अब हमारी मूवेबल और इमूवेबल की डेफिनेशन खत्म, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा ये पैराग्राफ नहीं समझ आया। बच्चे, ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है और ग्रास क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इंक्लूड्स ऑल द वेजिटेबल ग्रोथ्स व्हिच हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोड्यूस सच एज पान लीव, शुगर केन एंड एक्सेट्रा। मतलब कल किसी ने टमाटर पूछा था, ठीक है, तो वो ग्रोइंग क्रॉप्स को कह रहे हैं कि भाई टमाटर तो निकाल के आप हटा देते हो, पर जो वहीं रह जाते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रोइंग क्रॉप्स में कवर कर रहे हैं। इंक्लूड्स ऑल वेजिटेबल ग्रोथ्स, मतलब सॉरी सारे वेजिटेबल्स ग्रोथ को वो कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट पान लीव, शुगर केन एक्सेट्रा। मतलब अगर आपकी वेजिटेबल्स फार्म में ही है तो हम उसको इमूवेबल बोल रहे थे, फिर वो रिमूव हो रही थी तो वो मूवेबल हो रही थी। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, अभी सिर्फ ये क्रॉप्स है, ठीक है, तो जब ये ग्रो करके आप रिमूव कर देते हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये वो वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रास क्या है, ग्रास इज मूवेबल प्रॉपर्टी बट इफ अ राइट टू कट द ग्रास इट वुड बी एन इंटरेस्ट इन लैंड, हेंस फॉर्म्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर वैसे हमने क्या पढ़ा है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रास आपकी ऐसी है, ठीक है, ये आप कट कर सकते हो, ठीक है, ग्रास को, तो इसके लिए वहां डिफाइन किया हुआ है कि भाई उसको हम इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर कर रहे हैं, बाकी के लैंड को हम
इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको वैसे ये बॉक्स नहीं लिखना है कहीं भी, ओके। अब आ जाते हैं हम रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। ये कोई डोर लगा देगा प्लीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मीन्स एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज, ठीक है। टीपी एक्ट में तुम लोग 3 वर्ड पढ़ोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कन्वेज यानी भी कन्वे करना, और एलिनिएट, एलिनिएट मतलब भी किसी चीज को आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, मतलब कि एक लिविंग पर्सन है, एक और लिविंग पर्सन है, ठीक है। इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ये लिविंग पर्सन है, डेड बॉडीज नहीं है, ठीक है। ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज किसी एक या फिर 2 या फिर मोर लिविंग पर्सन्स को, क्या? अपनी एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको ट्रांसफर को वर्ड वो क्या यूज कर रहे हैं? कन्वेज। टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी इज टू फॉर्म सच एन एक्ट। इसका पूरा, ये जो पूरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब, 2 लिविंग पर्सन्स आर व्हेन ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी टू 1 और मोर अदर लिविंग पर्सन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कि अगर 2 लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या अनबॉर्न पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या? अनबॉर्न कह रही हूं मैं भाई। क्या बनता है? तो अनबॉर्न है अभी। अनबॉर्न मतलब क्या होता है? तो अनबॉर्न के ऊपर बोल रही हूँ, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं हम? वूंड में है कोई बेबी, तो उसको आप लिविंग में कवर करोगे कि नहीं? क्यों? लाइफ, वूंड के अंदर लाइफ नहीं होती है क्या? नहीं, एक्चुअली अनबॉर्न के अंदर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, ठीक है। वो आगे एक प्रॉपर टॉपिक है हमको कि क्या अनबॉर्न पर्सन के अंदर। चलो, इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन क्या होते हैं? अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसमें अगर मैंने नाम दे दिया है साक्षी कंपनी, तो आप उसको ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर सकते हो। हाँ, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और मतलब प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड नहीं है, पर मैंने नाम दे दिया है अपने आप को, तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो लिविंग पर्सन में आते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब ऑब्वियसली वो तो पता ही अपने को, पर उसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब इनकॉर्पोरेटेड और नहीं हो, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। But under general provision of the act as to transfer do not affect the special provisions of Companies Act 1956। मतलब अगर कुछ चीज स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में लिखी है फॉर कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है, तो अब कंपनी लॉ किसके लिए है? स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए। तो हम तब किसको ऊपर करेंगे? कंपनीज एक्ट को, ठीक है। अगर टीपी एक्ट में कोई बात लिखी है, पर स्पेसिफिकली अगर कंपनीज एक्ट में कंपनीज के लिए कोई बात लिखी है, तो हम हमेशा कंपनीज एक्ट पे रिलाई करेंगे, ठीक है। देखो अब बॉक्स, द फर्स्ट पॉइंट टू नो दैट द ट्रांसफर इंटरवायर्स यानी बिटवीन लिविंग पर्सन्स अलोन इज कंटेम्पलेटेड बाय द एक्ट। मतलब कुछ नहीं, वो बस बोल रहे हैं 2 लिविंग पर्सन तो होने ही चाहिए। अ ट्रांसफर बाय मींस ऑफ विल इज नॉट अ ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अगर आप विल में लिख के गए हो तो टीपी एक्ट में मत आओ, अपने हिंदू लॉ में जाओ, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर बिटवीन 2 लिविंग पर्सन, ठीक है। आप क्योंकि विल में आप लिखते हो आफ्टर माय डेथ ये प्रॉपर्टी इसको जाएगी, ठीक है। तो हम तब इस चीज को ट्रांसफर नहीं कवर करते हैं इस एक्ट में, हम कोई और एक्ट में उसको कवर करेंगे, ओके। सेक्शन 5 ऑल्सो सेज दैट ट्रांसफर मे बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, जो हमने देखे हैं आगे, वेस्टेड इंटरेस्ट और वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। द वर्ड्स प्रेजेंट और फ्यूचर इज क्वालिफाई द वर्ड कन्वेज एंड नॉट द वर्ड
प्रॉपर्टी। कन्वेज यानी फ्यूचर में भी दे सकते हो या प्रेजेंट में भी दे सकते हो। A transfer of property not in existence operate as a contract to be performed in future, which may be specifically enforced as soon as the property comes into an existence। जैसे कि बहुत लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये जब घर बन जाएगा तब आप ले लेना। अब वो घर की लिमिट आपको 5 साल भी दे सकते हैं, 6 साल भी दे सकते हैं। अब वो उसके बीच में आपके क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो हम रियल एस्टेट में समझेंगे। लेकिन ये जो आपने फ्लैट के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया ये हमको फ्यूचर में मिलेगा। अभी तो आप अपने घर पे रह रहे हो, जब आपका वो फ्लैट बन जाएगा तब आपको ट्रांसफर होगा। तो वो जो फ्यूचर ट्रांसफर भी है वो भी आपका एक राइट है और वो टीपी एक्ट में कवर होता है कि आपको वहां पे भी प्रॉपर्टी मिलने वाली। मतलब वो जब प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जब वो बन जाएगी तब आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर टू इफेक्ट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, to effect transfer of property must be in existence. The word transfer is defined with reference to the word convey. The fundamental rule that the transfer cannot be affected in any way not prescribed by the act. एक fundamental rule है कि ट्रांसफर आप इस एक्ट के बाहर जाके कोई और प्रोविजंस के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो आप इसी प्रोविजंस के ही हिसाब से ट्रांसफर करोगे, जो इसमें लिखा है वैसे ही ट्रांसफर होगा। Further, Section 6H provides no transfer can be made in so far as to obsess to the nature of interest attached thereby or for an unlawful object or consideration or to a person legally disqualified to be a transferee। मतलब कि हमने इसमें क्लियरली लिख दिया कि आगे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर मत करो जो इलीगल है, ठीक है, जिसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट सही नहीं है और वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो आप उसको प्रॉपर्टी मत ट्रांसफर करो। अगर आपको पता है कि वो इंसॉल्वेंट है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में भी बचपन में देखे हैं, ठीक है, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो इलीगल आपका ऑब्जेक्ट है वाइल ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, तो वो चीजें हम इसमें कवर नहीं करेंगे। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इलीगल चीजें और डिस्क्वालिफिकेशंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भी नहीं। नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर, ठीक है, जो एक जेन्युइन नेचर होता है लॉ का उसके अपोज जा रहा है तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। अब लिखा है हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा मतलब एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी एक माइनर नहीं है, ठीक है, वो क्वालिफाइड है मतलब कि माइनर नहीं है, ठीक है, उसके बाद फिर सेंसिबल है, अभी मेंटली केपेबल है, साउंड माइंड का है और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, ठीक है। तो एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और एंटाइटल्ड टू मतलब उस पर्सन उस चीज का ओनर है, ठीक है, उसके पास टाइटल है उस प्रॉपर्टी का, और ऑथराइज्ड है कि मैंने अगर किसी अपने एजेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि ऑन बिहाफ ऑफ मी तुम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो भी कवर होता है। मतलब मैं ओनर हूं और मैंने अपने एजेंट को भी बोला हुआ है। ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ टीपी एक्ट में देखा वर्ड क्या लिखा है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी या ऑथराइज है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। अब बीच में लिखा है डिस्पोज द प्रॉपर्टी, डिस्पोज का मतलब यही है कि आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो। Hence every person competent to contract having ownership, अब उसका मीनिंग दिया हुआ है, competent to contract having ownership can transfer property. According to Indian Contract Act, a person is competent to contract when he is a major, sound mind and not disqualified from contracting any law which he is subject to. ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। क्या माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। अब बट अ माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी as there is nothing in the transfer of property to disqualify a person who is minor to be a transferee। मतलब कि आप ट्रांसफर माइनर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मैं उसको प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, पर उससे कभी ले नहीं सकते आप प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब वो कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। Thus a mortgage can be validly executed in favor of minor who has paid the consideration। अब अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है
ठीक है, वो ओनर हो गया प्रॉपर्टी का क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी चली गई है। हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर कौन कर सकता है, जो कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट में आते हैं सबसे पहले चीज जो मेजर हो। लेकिन अगर ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी है, उसके गार्जियंस चाहें तो उस चीज को गिरवी पे रख सकते हैं। ठीक है, वो लॉ में बता दिया कि आप उसको गिरवी में रख सकते हो। तो अगर उस पर्सन ने प्रॉपर कंसिडरेशन मतलब लोन इन रिटर्न वो पे करता जा रहा है, तो माइनर अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख सकता है, बस ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, the person who are authorized to transfer a property can also transfer property validly, although a minor is not competent to be a transferor, yet the transfer to a minor is valid. इसका मतलब है कि आपने माइनर को जो ट्रांसफर किया है वो वैलिड है, लेकिन वो खुद कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। हमने देखा कि who can transfer a property, who can transfer a property, any person who is competent to contract। सबसे पहले हमें ये लिखना है क्योंकि टीपी एक्ट में क्या वर्ड लिखा है, competent to contract। उसके बाद जो मेजर और साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वो लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तब आपको मेंशन करना है कि टीपी एक्ट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या एंटाइटल्ड टू हैव अ प्रॉपर्टी, ऑथराइज्ड किया हुआ है किसी को डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी, देन ही कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। बट एज पर मतलब बट नहीं आएगा, एंड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हु इज अ मेजर, माइनर नहीं, हु इज अ मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड टू। ठीक है, अब उसमें फिर एक और लाइन ऐड कर देना, लेकिन मेजर कैन नॉट ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी बट कैन बी अ ट्रांसफरी टू अ प्रॉपर्टी। माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी टू अ प्रॉपर्टी, ठीक है, बट कैन नॉट बी अ ट्रांसफर। तो एनी प्रॉपर्टी हु इज ट्रांसफर्ड टू अ माइनर इज वैलिड, बट एनी प्रॉपर्टी by minor is not valid because he is not competent to contract। ठीक है, what is subject matter to transfer? भैया इतनी देर से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, तो क्या ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो आप? ठीक है, तो प्रॉपर्टी को ही बताया हुआ है। टीपी एक्ट सेज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। मतलब हमने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लियरली एक्सप्लेन कर लिया। और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कि इस एक्ट में जो लिखा है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें जो नहीं लिखा है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। द वर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंडिकेट ट्रांसफरेबिलिटी। इन जनरल रूल द राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द राइट टू ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। इसका मतलब है जनरल रूल, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी में राइट है, आपने वो राइट ट्रांसफर किया। आप प्रॉपर्टी खिसका के किसी को नहीं देते हो, आप एक राइट ट्रांसफर करते हो कि अब ये प्रॉपर्टी आपकी। ना आप लैंड देते हो, ना आप फार्म खिसका के देते हो, ना कोई आप राइट टू वे खिसका के उठा के नहीं देते हो। तो एक राइट ही ट्रांसफर करते हो कि अब इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा राइट है, तुम्हारी ओनरशिप है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सक्लूड्स फ्रॉम इट्स परव्यू द फ्यूचर प्रॉपर्टी। जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। द ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन ओनली ऑपरेट एज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे बी स्पेसिफिकली परफॉर्म व्हेन द प्रॉपर्टी कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस। देखो, ए ने बी को बोला बेबी मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दूंगा। प्रॉपर्टी कहाँ है, क्या है, हमें नहीं पता। तो जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसमें आपने कंडीशन भी लगा दी कि मेरे से शादी करोगी तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दूंगा। तो ये चीज आप नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। आप ये कॉन्ट्रैक्ट तब कर सकते हो जब प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है और उस पर्सन ने उससे शादी करी है। ठीक है, तो जैसे फ्लैट वगैरह तो लैंड तो है ना, आप उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। देयर इज द पोजीशन, देयर इज अ प्लेस व्हिच कैन बी रिटन ऑन अ पेपर कि ये इंस्ट्रूमेंट हम क्रिएट करते हैं, ये आपको 5 साल में मिल जाएगा। वो ऑब्वियसली लीगली रजिस्टर्ड हो जाएगा वो चीज। ठीक है, लेकिन ये जो एक प्रॉपर्टी दूंगा या बना दूंगा, ताजमहल बना दूंगा, ये सब चीजें फ्यूचर एग्जिस्टेंस वाली हम बातें नहीं करेंगे। कुत्तों में ना चाहिए इसको। Exceptions to general rule of transferability made by other laws। एक हमारे certain restrictions are placed by, हम बार बार हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ एक्सेप्शंस है तो ट्रांसफरेबिलिटी उसके हिसाब से होगी। मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मुस्लिम लॉ पूरा अलग चलता है, पूरा अलग हिंदू लॉ से, हमारे जनरल लॉ से। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बातें की है तो हम वो चीज
नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसको चलने दो। इसमें जो लिखा है वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मुस्लिम जो लॉ बोल रहा है वो आप वैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लो। सेम गोज हिंदू लॉ, अगर हिंदू लॉ में कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, अभी हमने देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भाई कॉम्पिटेंट हो तो ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस है हिंदू लॉ में कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन को नहीं जा सकती, तो हमें हिंदू लॉ फॉलो करना पड़ेगा वो रिस्ट्रिक्शंस के लिए। जैसे किसी का बेटा है वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन प्रॉपर्टी तो देंगे ना। चलो हमने पहले देखा टू लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। अब ट्रांसफर हो सकता है तो लिविंग पर्सन कौन है? नॉर्मल ह्यूमन बींग्स और कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन भी इंक्लूड होता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। उसके बाद हमने देखा हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, तो कॉम्पिटेंट पर्सन। फिर हमने देखा सब्जेक्ट मैटर, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज द सब्जेक्ट मैटर। अब आते हैं हम फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर। भैया ट्रांसफर करोगे तो करोगे कैसे? ठीक है, प्रॉपर्टी अब लॉ में लिखा है 1882 में उन्होंने लिख दिया था प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ईदर ओरली और राइटिंग, बोल के भी कर सकते हो और अब यहाँ लिखा है कैन बी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन। अगर मुझे तुम लोगों को ये रिमोट देना है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने डिलीवरी कर दी, वो भी दे सकती हूँ, या फिर हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं चल के कि अब ये रिमोट इस पर्सन का हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 54 हमने ऊपर कहीं देखा था, सेक्शन 54 मूवेबल और इमूवेबल की जब डेफिनेशंस देख रहे थे उसके जस्ट नीचे था। सेक्शन 54 लेज डाउन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या मोड्स हैं, आप कैसे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे? सच ट्रांसफर इन केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज अपवर्ड्स और इन केस ऑफ रिवर्जन ऑफ अदर इंटैंजिबल थिंग्स। क्या लगता है टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स पढ़े हैं? ठीक है, ठीक है, तो इनटैंजिबल एसेट्स में राइट्स आते हैं। ठीक है, और टैंजिबल जब आप एक्चुअल किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो अगर वो 100 रुपीज तक की है तो उसके ऊपर अगर जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन या जो मोड्स हम आगे पढ़ेंगे उसके थ्रू ही आप ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो अपवर्ड्स है या फिर रिवर्जन ऑफ, और रिवर्जन है मतलब कि अगर वापस आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है, या फिर आगे किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल हो या फिर टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्या लिख दिया? ओरल एंड राइटिंग, जबकि वो चीज वैलिड नहीं है क्योंकि क्लियरली लिख दिया 100 रुपए से ऊपर है तो क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। अब यह लिखा है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चे तीन चीजें होती हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है इंस्ट्रूमेंट और एक होता है डीड। दिख रहा है? छोटा लिख दिया है मैंने थोड़ा। ठीक है, अब तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज डीड? पार्टनरशिप डीड सही बोला उसने। पार्टनरशिप डीड को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यानी ठीक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, और डॉक्यूमेंट एक पेपर में अगर कुछ लिखा है तो वो दैट इज अ डॉक्यूमेंट। एनीथिंग विच इज रिटन इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर इसको आप लीगल कराते हो, आपने लीगली जाके रजिस्टर करा लिया, ठीक है, स्टैंपिंग करा ली, रजिस्टर करा लिया, तो वो बन गया इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारे कोई भी फॉर्म हमने भरा, शेयर ट्रांसफर का फॉर्म भर दिया कि भाई मैं इस पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर मैंने उसमें साइन, अगर उसमें मैंने स्टैंपिंग वगैरह कर ली तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया कि भाई ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लीगैलिटी आती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। डीड में वो कवर हो जाता है जब आपका रिटन है, लीगली भी कवर हो गया, रजिस्टर्ड है, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड है थ्रू साइनिंग प्लस विटनेस के भी साइन है उसमें। जैसे मैंने और
निकिशा ने कोई चीज ट्रांसफर करी एक दूसरे को, उसके बाद फिर अगर उसमें हमने जब उस चीज में साइन किया वो इंस्ट्रूमेंट में, तो हमारे सामने मानसी खड़ी थी, मानसी ने विटनेस किया कि मैंने वो साइन किया और इसने भी वो साइन किया, तो फिर वो विटनेस के भी साइन वहां पे हो गए कि हाँ भाई दीज टू पीपल आर ट्रांसफरिंग दिस प्रॉपर्टी टू ईच अदर और आई हैव बीन द विटनेस व्हाइल दे वर साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब जरूरी है क्या जब दो लोग साइन कर रहे हो उसके सामने कोई पर्सन खड़ा ही हो देखने के लिए कि वो साइन कर रहे हैं कि नहीं? उसने देखा कि मैंने, साक्षी ने साइन कर दिया और उसने उसके बाद विटनेस के साइन किया तो भी चलता है, ठीक है। तो वो जब पूरी चीजें कवर हो जाती तो वो डीड फॉर्म में आ जाती है। पार्टनरशिप डीड इसलिए मैं बोलती सही है, वो एक एग्जाम्पल है। पार्टनरशिप डीड कैसे होती है? पार्टनरशिप डीड हमेशा फाइनल होती है जब दोनों लोग साइन कर लेते हैं और विटनेस के साइन हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें स्टैंपिंग वगैरह हो जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंट में भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो डीड रजिस्टर्ड हो जाती है जब आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करा लेते हो। तो 3 टाइप की चीजें हैं जो आपस में लिंक्ड है, डॉक्यूमेंट भी रिटन है, इंस्ट्रूमेंट भी रिटन है और लीगल चीजें उसमें, और डीड में भी साइनिंग वाली पार्ट कवर हो जाती है। हाँ, कंपलसरी नहीं है डीड में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, पर देखो लीगली बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेड नहीं होती कोर्ट में। आपकी रजिस्टर्ड डीड होगी तो ही आप उसको कोर्ट में लेके आते हो, ठीक है। अब लिखा है इन केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अ वैल्यू ऑफ लेस देन 100 रुपीज सच ट्रांसफर मे बी ईदर मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। 100 से नीचे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना है कराओ, नहीं कराना है नहीं कराओ, या फिर बाय डिलीवरी उसको ट्रांसफर कर दो, जिसको आप टच नहीं कर सकते। राइट्स है ना आपके पास, राइट टू वे। टीपी एक्ट के हिसाब से जो आपके पास राइट टू वे है, राइट टू कलेक्ट रेंट्स है, वो सब इंटेंजिबल है ना। राइट है, आप छू थोड़ी सकते हो उस राइट को, ठीक है। The tangible property means a property which can be touched physically, hence capable of being physically dealing. Intangible property is something which is abstract, either capable of being touched, perceived and yet standing in relation to a certain things. इसमें से लिख दिया है कि हो सकता है आप उसको टच कर सको क्योंकि वो राइट एक डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वो रिटन डॉक्यूमेंट में, इसलिए उसको वैसे डिफाइन किया। रिवर्जन मीन्स बंडल ऑफ राइट्स रिमेनिंग विद द लेसर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लीज ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। हमने रिवर्जन जब पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है कि ओरिजिनल इंटरेस्ट रिवर्स होके आपके पास ओनर के पास आता है। तो जब आप लीज पे प्रॉपर्टी देते हो तो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करा दो क्योंकि पोजेशन सामने वाले पर्सन के पास चला जाएगा और बाद में कुछ सालों बाद आपके पास ओरिजिनल इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए वो 100 रुपए की बात बताने के लिए कि 100 से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड करा के ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब 3 चीजें, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस, ठीक है। किसी को पता है अटेस्टेशन क्या होता है? क्या? अटैच नहीं, अटेस्ट वर्ड है बच्चे, अटेस्ट। एक ये पैराग्राफ भी हम रीड करते हैं, पहले बताओ अटेस्ट क्या होता है? नहीं पता? कभी तुम लोगों ने अटेस्टेशन नहीं करा है डॉक्यूमेंट्स को? कॉलेजेस में नहीं मांगा कभी भी? अटैच नहीं बच्चे, इट इज अटेस्ट। चलो पहले हम ये पैराग्राफ देखते हैं। When a transfer is effected in writing, a person who signs the document professing to transfer the property is called the executant। मतलब कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मैंने साइन किया, तो मैं क्या हूँ? एग्जीक्यूटेंट, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगी। एग्जीक्यूशन कंसिस्ट इन अफिक्सिंग हिज सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट टू इफेक्ट दैट ही इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। An illiterate person who cannot write or may direct some literate person to sign it on his behalf, ठीक है, वो किसी और को बोल सकता है कि मेरे behalf में साइन कर दो, या फिर थंब प्रिंट लगा सकता है। In his presence an illiterate person may put his thumb impressions। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसमें साइन कर दो, ठीक है। आप नहीं कर सकते तो किसी और को अपने बिहाफ में, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इलिटरेट पर्सन वो पर्सन साइन करेगा, ठीक है। और अगर नहीं तो वो अपने थंब प्रिंट्स दे सकता है, ठीक है। जो कर रहा है साइन उसको हम क्या बोल रहे हैं? एग्जीक्यूटेंट। देखो एग्जीक्यूटेंट, जब हम अटेस्टेशन की बात करते हैं, अटेस्टेशन जनरली तुम लोगों को काम कहाँ आता है? जैसे कि
कॉलेजेस में कुछ सबमिशंस होते हैं, ठीक है, वो सबमिशंस में वो लोग कहते हैं कि किसी एक ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लॉयर से, सीए से, सीएस से इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर दो। अटेस्टेशन कैसे होता है कि मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ये मेरा आधार कार्ड है, ये तो तुम बोल रही हो ना, जाके किसी लॉयर से उसमें अटेस्टेशन करा के आओ कि हाँ ये आधार कार्ड इसका है। सेल्फ अटेस्टेशन भी होता है कि तुम अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो तुम अपना साइन लगा दो कि सेल्फ अटेस्टेशन, भाई मैं बोल रही हूँ ये मेरा आधार कार्ड है, तो तुमने अटेस्टेशन दिया। कोई और पर्सन तुम्हारे बिहाफ में साइन, तुम्हारे बिहाफ में नहीं, किसी और पर्सन का अटेस्टेशन चाहिए तो वो साइन कर देता है कि इसका पैन और आधार इज वैलिड एंड दिस पर्सन इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। हम कोई का भी पैन आधार कहीं पे भी लगा देते हैं तो बिना अटेस्टेशन के वो वैलिड नहीं होता है। कि अगर आप सेल्फ अटेस्टेड आपने साइन किया मतलब आप लिविंग पर्सन हो ना, किसी का भी घर से उठा के आधार और लगा दो पता चला वो है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं अटेस्टेशन, उसका मतलब है कोई पर्सन इस पे साइन करके उसकी वैलिडिटी बढ़ा देता है। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट, अब टीपी एक्ट में समझो, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आपने इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है कि ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें अगर कोई और पर्सन भी साइन करेगा अदर देन दोज टू लिविंग पर्सन हु आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, दैट पर्सन अटेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट कि ओके ये ट्रांसफर हो रहा है, आई एम बीइंग द विटनेस कि ये साइन सही है, ये दो लिविंग पर्सन ने ही साइन किया है। अब पढ़ते हैं। अटेस्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी इन कनेक्शन विद एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अटेस्ट मीन्स टू टेस्टिफाई अ फैक्टर, टू बेयर अ विटनेस ऑफ अ फैक्ट। टेस्टिफाई कर दिया क्या कि ये दो लिविंग पर्सन ने ट्रांसफर किया और मैं इस चीज का विटनेस हूं। Attestation is in a relation to a document signifies the fact of authentications of signature of executant of the document by the attestator by putting down his own signature on the document in testimony. Testimony यानी anything which is written and which we say कि it's a true document, ठीक है। बाय कोर्ट ऑफ लॉ आपको सबमिट करना पड़ता है अगर, तो अगर आप कोई चीज लिख के दे रहे हो कि दिस इज समथिंग विच इज ट्रू, दैट इज अ टेस्टिमोनी। तो टेस्टिमोनी यहाँ पे क्या हो गया, जो आपने इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आपने उसमें साइन किया है, मतलब किसने साइन किया, एग्जीक्यूटेंट ने, उसके बाद एक विटनेस ने भी साइन किया, तो वो क्या कर रहा है, उस चीज को अटेस्ट कर रहा है। ऑल ट्रांसफर डू नॉट रिक्वायर अटेस्टेशन, हमेशा ये जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अ सेल और अ लीज डज नॉट रिक्वायर attestation, but a mortgage or a gift requires that the mortgage deed or a gift deed must be attested by 2 or more witness। मतलब कि एक नहीं दो या दो से ज्यादा ही विटनेस चाहिए, एक का विटनेस चलेगा नहीं, ठीक है। मॉर्टगेज डीड जब आप गिरवी पे रखते हो तो अगर आप बैंक में रख रहे हो तो विटनेस के 2 साइन लेके जरूर आना है। ऐसे अगर आप गिफ्ट कर रहे हो किसी को तो आप तो बोल रहे हो गिफ्ट कर रहे हो, पर उसमें 2 विटनेस के साइन लगा दो कि भाई मैं गिफ्ट कर रहा हूं और वो पर्सन भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है। देखो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है। हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो पहली क्या है, ये फॉर्मेलिटी है फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये बेसिकली क्या करता है, टेस्टिफाई करता है फैक्ट को कि कोई ट्रांसफर हो रहा है। अब अटेस्टेशन इन रिलेशन टू अ डॉक्यूमेंट सिग्निफाई करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ सिग्नेचर जो एग्जीक्यूटेंट ने किया है कि ये सिग्नेचर सही पर्सन है, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद फिर बाय अटेस्टेटर पुटिंग डाउन, अब वो अपना सिग्नेचर भी और चीज को टेस्टिमोनी को बढ़ा दे रहा है कि ये बात सही है, ठीक है, ये फैक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है वो सही है, वो अपना साइन करके भी बोल देगा। और फिर ऑल ट्रांसफर डू नॉट रिक्वायर अटेस्टेशन, गिफ्ट डीड और मॉर्टगेज डीड requires attestation. Attestation is valid and complete when 2 witness signs the instrument. According to definition given under TP Act, the following essentials are valid attest. There at least must be 2 or more witness. Each witness must see executant sign or affix his mark to the instrument. मतलब attest करने वाला person यानी वो witness तब sign करेगा जब वो executant के sign उसमें है। Some other person sign the instrument in presence and by the direction of the executant. मतलब कि executant ने भी किया और जिसको उसने ट्रांसफर किया उसने भी साइन किया, उसके सामने किया साइन, ठीक है। Receive from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark of the signature of such other person, ठीक है। अब क्या हुआ कि विटनेस वहां खड़ा नहीं था, उसने देखा नहीं, पर उसको एक्नॉलेजमेंट हमने भेजा कि देखो मैंने भी साइन कर दिया और दैट अदर पर्सन ने भी साइन कर दिया, तो तुम इसे एक्नॉलेज
कर दो. ईच विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेड. लेकिन जब विटनेस साइन करेगा तो उसके सामने साइन कर दे कि देखो तुम्हारा मार्क है इसमें और अब मैं साइन कर दे रहा हूं. ये पूरा समझ आया अटेस्टेशन. ठीक है, इजी. टेस्टिमोनी देखो, जैसे एक डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर कुछ लिखा है कि आई साक्षी असवानी, ठीक है, प्रोवाइडिंग या गिविंग अ गिफ्ट टू माय ब्रदर नेम्ड एज ऐसा, तो अब जब मैं इसमें साइन कर दूंगी कि कोर्ट में कभी भी सबमिट करना पड़ जाए या कहीं पे भी दिखाना पड़ जाए, तो दिस थिंग इज अ टेस्टिमोनी. अ फैक्ट विच इज सेड टू बी अ ट्रू when you have to present in court of law, तो that is a testimony. एक डिक्लेरेशन एफिडेविट तो वो टेस्टिमोनी में आ जाता है कि आप एक फैक्ट बस डिक्लेयर कर रहे हो. ओके, चलो अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन तो सबने सुना होगा. प्रॉपर्टीज कभी गए हो रजिस्ट्री कराने? कोई प्रॉपर्टी, कोई भी नहीं गया? गए हो? पर पापा के साथ ही, अपने थोड़ी जाके करेंगे, माइनर ही हैं अभी तक तो सब. देखो क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी जब हम खरीद रहे होते हैं, जब हम बेच रहे होते हैं, तो हमें रजिस्ट्री करानी होती है. सुना है पापा लोगों से रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री करानी है. तो ये भी एक अटेस्टेशन जैसी फॉर्मेलिटी है कि अगर आपके पास कोई लैंड है तो आपने बेचना है उस लैंड को, या आपने कोई लैंड खरीदा है तो आपको जाके रजिस्ट्री करानी पड़ती कि भाई अब ये लैंड हमारा है, अब ये प्रॉपर्टी हमारी है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर्मेलिटी to effect the valid transfer in certain cases. The advantage of registering a document is that any person who deals with the property would be bound by the rights that are created earlier registered document. मतलब पहले अगर रजिस्ट्री की हुई थी किसी लैंड की, उसमें जो जो राइट है वो आपको मिल गए, तो अब आप उसमें बाउंड करते हो. जैसे कि एक लैंड है मेरे पास, ठीक है, ये लैंड मैंने अभी अभी लिया है, मैंने जाके रजिस्ट्री करा दी. ठीक है, मेरे पास एक पर्सन आया कि मुझे आपका ये लैंड चाहिए, मुझे यहाँ पे घर बनाना है, शॉप बनानी है, मॉल बनाना है, जो भी करा. इस रजिस्ट्री में जो राइट्स हैं, अगर मैं ये इसको ट्रांसफर करूंगी तो इसको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे. ही इज बाउंडेड बाय दोज राइट्स कि उसको वो सारे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, अगर रजिस्ट्री की होती है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हो, फिर आप सिर्फ जाके वहां पे नोटिस देते हो कि अब ये चीज किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो गई है. ठीक है, तो फिर वो रजिस्ट्री में जाके नाम चेंज करा लेते होंगे, या फिर आके वहां आपकी लिस्ट होती है. एक्चुअली बेसिकली रजिस्ट्री क्या होती है, एक रजिस्ट्रार होता है जहां पे आप प्रॉपर्टीज, ठीक है, जहां पे आप प्रॉपर्टीज जाके डॉक्यूमेंट बनाते हो कि ये लैंड इसका है, ये लैंड इसका है, ये प्रॉपर्टीज की, ये घर इसका है. फिर जब आप ट्रांसफर करते हो तो वहां जाके आप अपने इंस्ट्रूमेंट साइन कराते हो, रजिस्ट्री कराते हो कि अब ये घर किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो गया. अब रजिस्ट्री तो हो जाती है, वहां पे नाम चेंज कराना पड़ेगा कि अब ये घर साक्षी से नहीं किसी और पर्सन से है. तो उस वहां पे जो पर्सन बैठे हैं, ऑफिसर्स, वो आपका ये काम कर देंगे. उसके बाद फिर एक लिस्ट होती है जहां पे नाम चेंज होते हैं. ठीक है, ये नोटिस है एक तरीके से कि आपको पता है कि अब ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई है. ठीक है, वो लिस्ट में नाम आ जाता है कि अब ये वाला लैंड, प्लॉट नंबर ये और ऐसा अब उस पर्सन का हो गया है. अच्छा, क्या कभी कभी सुना है तुम लोगों ने कि एक प्रॉपर्टी दो लोगों को ट्रांसफर हो गई है? ऐसे बहुत, नहीं गलती से नहीं. अभी विजन महल पता है सबको? विजन महल के बाजू में एक पार्किंग एरिया है, बाजू में है उसके जस्ट. ठीक है, अभी वो कंस्ट्रक्टिव एरिया है, वहां कुछ है नहीं, बस वहां लिखा है विजन पार्किंग. वो दो लोगों को ट्रांसफर हो गई है. मतलब ओनर ने एक और को ट्रांसफर कर दी और एक और को ट्रांसफर कर दी, दो लोगों को ट्रांसफर हो गए. अब वहां केस चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और दूसरा वाला पर्सन बोल रहा है मेरी है. इसने रजिस्ट्री कराई थी, इसने पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है. ठीक है, अभी तक वो केस चल रहा है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी है, कौन सी डेट को किसको ट्रांसफर की थी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा. पर क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्री कराते हो जाके इधर, तो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लिया जाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो आप सबके पास एक कंस्ट्रक्टिव, यानी आई फील यू आर नोन अबाउट इट. ठीक है, आपको पता है वो चीज, उसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं. तो आप वो लिस्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन है ओनर. ठीक है, ऐसा लॉ बोलता है.
हमको तो नहीं पता कौन ओनर है, हम प्रॉपर्टीज में डील नहीं करते, ठीक है। इवन इफ वी आर ओनर ऑफ सम ऑफ द प्रॉपर्टी अपने घर बार का, फिर भी हमें नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। पर लॉ सोचता है कि आपको ये जो लिस्ट में नाम है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, हम एक एक का अनाउंसमेंट थोड़ी करेंगे, एक एक का हम न्यूज़पेपर में थोड़ी डालेंगे कि आपकी ये प्रॉपर्टी अब इसकी हो गई, अब ये प्रॉपर्टी इसकी हो गई, फिर किसकी हो गई। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस पे केस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बहुत इजीली तुम लोगों को लगता है सॉर्ट हो जानी चाहिए थी कि किसकी प्रॉपर्टी है, भैया बता दो, आप ही बता दो ओनर। नहीं, ये मुद्दा चल रहा है कोर्ट में क्योंकि इधर पे बात मान ली जाती है कि आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, फिर भी आपने डील किया। इस पर्सन की तो गलती है, इसने दो लोगों को कैसे बेच दिए, दोनों नहीं दिए हैं। आधी कैसे करेंगे यार, तुमको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए हो तो। चलो पहले हम रजिस्ट्रेशन समझ आ गया, अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है। A executes a mortgage on property X and gets it registered। मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी X मिली किसको, A को, उसने क्या किया, जाके रजिस्ट्री करा ली, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ही सेल्स द प्रॉपर्टी X to B। हम यहाँ पे बनाते जाएंगे जैसे किसी को कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, X, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी किसकी है, A की। फर्स्ट इसने क्या किया, रजिस्टर कराया, ठीक है, ठीक है। ए एग्जीक्यूट अ मॉर्टगेज ऑन अ प्रॉपर्टी X और गेट्स इट रजिस्टर्ड। उसने अपना मॉर्टगेज क्रिएट किया और उसके बाद उसको रजिस्टर कर दिया। मॉर्टगेज क्रिएट किया मतलब लोन लिया था उसने, ठीक है। टू, उसने क्या किया, सेल कर दी किसको, B को। B is bound by the right of mortgagee over the property X। अब B के पास सारे राइट्स चले गए वो mortgagee के, ठीक है। Thus whether B owns actually or not that there was a mortgage fact that the earlier document was registered is a notice to be B। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि वो mortgage था, ये B को पता है क्या, B को पता होना चाहिए था, है ना। तो इसमें लिखा है कि क्वेश्चन है whether B knows actually or not that there was a mortgage, the fact that the earlier document was registered is a notice। ये इसने क्या बोला पहली लाइन में कि एक प्रॉपर्टी थी उसको उसने क्या कराया, मॉर्टगेज करा के रजिस्टर करा दिया। तो ये एक्चुअल नोटिस है जो बी को पता होना चाहिए था कि वो रजिस्टर्ड है और वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अब मॉर्टगेज का तो ऑफ कोर्स उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेदर और नॉट, उसको वो क्वेश्चन पता है कि ये मॉर्टगेज है और वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। एंड बी टेक्स द प्रॉपर्टी, तो उसको एक्चुअल नोटिस था कि नहीं और उसने प्रॉपर्टी ले ली सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी। अब मैं बेसिकली उसको रजिस्ट्रेशन का नोटिस था कि नहीं, हमें ये देखना है। Therefore, if a document of a transfer relating to immovable property is required by the law to be and has been effected by a registered instrument, the person who deals with the property subsequently deemed in the eyes of law having knowledge of such registered document from the date of its registration। अगर A ने B को प्रॉपर्टी सेल की है ये बोलते हुए कि इसमें मॉर्टगेज का पैसा आएगा, ये मैं मॉर्टगेजी हूँ, इसमें तेरे को पैसा मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी तू रख ले। अब हम बोल रहे हैं लॉ डीम्ड मानता है कि इसको ये पता था कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जब हम वो विजन वाला केस इसलिए चल रहा है क्योंकि लॉ सोचता है इस पर्सन को भी पता था ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और इस पर्सन को भी पता था ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो एक्चुअल में अब प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होनी चाहिए ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाद आप जब बेचने जा रहे हो तो ये मत बोलो हमें तो पता ही नहीं था सर रजिस्टर्ड नहीं है। हम मान लेंगे कि आपको पता है रजिस्टर्ड, वो आपकी ड्यूटी है कि आप पता कर लो, आप रजिस्ट्री चले जाओ। इसके लिए सब भाग दौड़ करते हैं प्रॉपर्टीज को लेके, रजिस्ट्री के अंडर पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर वो किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का नहीं, पर आपको भागदौड़ करनी पड़ती है रजिस्ट्री के लिए। इट टेक्स अ एंटायर डे, बैंक वाले इन्वॉल्व होते हैं, सबको इन्वॉल्व होता है, फिर जाके एक प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। अब अगर वो प्रॉपर्टी बिक रही है रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो जिसको बिक रही है हम मान लेंगे उसको पता है ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। 1882 में इनने ये सारी बातें लिख दी हैं, आज तक वही चलता आ रहा है, ओके। नोटिस में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल नोटिस यानी जब हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं कोई चीज, एक्चुअल नोटिस देते हैं रिगार्डिंग एनी
प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टिव यानी कोर्ट बोलता है कि हमें लगता है कि आपको ये चीज पता है और आपको पता होना चाहिए, एनी फैक्ट विच नोन बाय द पर्सन ऑलरेडी, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इफ अ पर्सन नोज अबाउट अ फैक्ट ही हैज एन एक्चुअल नोटिस, जब उसको एक्चुअल में कोई बात बताई गई। बट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस लॉ ट्रीट्स अ मैन हु ऑट टू हैव अ नोन फैक्ट विच इवन दो ही डिड नॉट इन द फैक्ट नो इट, उसको नहीं पता था फिर भी लॉ क्या बोलता है, हम सोचते हैं आपको ये चीज पता होगी, हमें मतलब नहीं है इसके आगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो सबसे पहले उन्होंने एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस बता दिया। द इक्विटेबल डॉक्ट्रीन ऑफ नोटिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन वेरियस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। इन फॉर इंस्टेंस इन सेक्शन 39 ऑफ दैट विद द ट्रांसफर इज मेड of property out of which the person has right to receive maintenance, the transferee takes subject to the right if he had notice of it or otherwise। इसका मतलब है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी नोट भेजी ट्रांसफर की, तो उसमें आपको मेंटेनेंस का राइट रिकवर करने का है कि नहीं, ये भाई कौन सा नोटिस है, कि ये एक्चुअल नोटिस है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। तो इट कैन बी बोथ वाइज, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि ट्रांसफर इज मेड ऑफ प्रॉपर्टी आउट ऑफ विच अ पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, एक ट्रांसफर किया जिसमें उसके पास एक राइट मिलने वाला था कि मेंटेनेंस का, ठीक है। द ट्रांसफरी टेक्स द सब्जेक्ट टू दैट राइट इफ ही हैड नोटिस ऑफ इट बट नॉट अदरवाइज। इसका मतलब है कि वो ले लेगा वो ट्रांसफर और इसको एक्चुअल नोटिस दो, भाई तुम्हारे पास राइट टू बी मेंटेनेंस का भी राइट है कि तुम इसमें से मेंटेनेंस भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 40 इसमें लिखा है इफ ए कन्वेज टू सी, ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसको, सी को, which he had by the previous contract agreed to sell to B। अब देखो ए बी वाले, ए ने क्या बोला, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं सी को, which he had by previous contract, एक और कॉन्ट्रैक्ट है उसका किसके साथ, बी के साथ। then B can enforce the contract against C। अब B क्या करेगा, C के अगेंस्ट बात करेगा, भैया मेरा ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ चल रहा है, ये प्रॉपर्टी मे को बिकने वाली थी, ठीक है। C had notice of it but not otherwise। अब जब C इससे प्रॉपर्टी ले रहा है ना, तो इसको पता होना चाहिए था कि B के साथ उसका कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, जैसे कि विजन महल में हुआ है, ठीक है। If C had the notice of prior contract, पता होता उसको अगर, he purchases with knowledge that it was unconscionable to of A to sell him, ठीक है, and it is therefore unconscionable of him to buy, ठीक है। both ways कि उसको यहाँ तो पता था कि प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पागल हुआ, इसका मतलब यही कि वो पागल हुआ जो पता है कि बी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर भी आप उससे प्रॉपर्टी ले रहे हो, और अदरवाइज तो ए पागल हुआ जब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो आप सी को कैसे प्रॉपर्टी बेच रहे हो। A person is deemed in the eyes of law to have a constructive notice of the fact, कब, but for the willful absentations from an inquiry or search which he ought to reasonable to have made। मैंने पहले ही बताया था कि कोर्ट बोलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके पास होना चाहिए, मतलब आपकी रिसर्च, आपका नॉलेज, वो जो लिस्ट है कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है, वो हम मान लेते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी अभी किसकी है, ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट ही वुड हैव नोन इट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जब आपको कोई चीज पता होती है फिर भी आप उस चीज को निग्लेक्ट करते हो या पता कर सकते हो, भाई ये तो चीज आप पता कर सकते हो तो भी आप उसको निग्लेक्ट करो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, हमारे हिसाब से तो आपको चीज पता होनी चाहिए थी पर आपको नहीं पता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस अराइज इफ इट इज इररिफ्यूटेबल प्रिज्यूम ऑफ अ नोटिस, मतलब आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, पहले ही कोई नोटिस अगर आपको मिलने वाला था या पता होना चाहिए था, आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो। इन लॉ सच अ प्रिजम्पशन विल अराइज, देयर इज अ विलफुल, वापस वही लिखा है, देयर इज अ विलफुल एब्सटेंसेशन, मतलब आपने जानबूझ के वो बात दबाई है जो चीज आपको पता होती है, ठीक है। ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन टू मेक नेसेसरी इंक्वायरीज रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स ही शोड ग्रॉस नेग्लिजेंस इन द मैटर। ये वापस वही लिखा है, हमने यहां तक देखा था सेम चीज, ठीक है। दो चीजें जब हम मान लेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, एक जब आपको कोई चीज पता होती तब आपने क्या किया, विलफुल एब्सटेंस, मतलब जानबूझ के एब्सेंट होने की कोशिश की उस बात से, और ग्रॉस नेग्लिजेशन, ग्रॉस मतलब बहुत बेस लेवल पे आपने वो चीज निग्लेक्ट कर दी, भाई ये तो चीज हम पता कर सकते थे, ये तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए इस चीज का,
तो हमने तब भी वो चीज इग्नोर कर दी। तब हम बोल देंगे कि भैया इस चीज का तो आपको पता होना चाहिए था, आप कैसे आ गए कोर्ट में कि हमको ये चीज पता ही नहीं थी। ठीक है, विलफुल एब्स्टेशन का मीनिंग लिखा हुआ है, वो एक बार देख लेना। ठीक है, अदर इलस्ट्रेशंस हमको नहीं देखने। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल्स मैं तुम लोगों को अलग से दे दूंगी। तो हमने 3 चीजें पढ़ी है, मोड्स ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर, जिसमें 3 मोड्स है। क्या है? अटेस्टेशन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, 3 मोड्स लिखोगे, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस। अटेस्टेशन में लिखोगे भैया 2 विटनेस होने चाहिए। ठीक है, अटेस्टेशन बेसिकली क्या है? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है जो करनी है, रजिस्ट्रेशन में भी एसेंशियल फॉर्मेलिटी है जो करनी है। ठीक है, इसमें लिखोगे कि यार 3 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कि 1, 2 विटनेस होने चाहिए एटलीस्ट 2 और मोर। उसके बाद एग्जीक्यूटेंट के जो वो सामने साइन होना चाहिए या उसने पर्सनल एक्नॉलेज के लिए कोई डॉक्यूमेंट भेजा है वो बात। ठीक है, उसके बाद विटनेस हमेशा, मतलब जो विटनेस कर रहा है, जो अटेस्ट कर रहा है, वो हमेशा एग्जीक्यूटेंट के सामने ही अपना मार्क लगाएगा। और फिर अटेस्टेशन के बारे में, अटेस्ट वर्ड के बारे में लिख देना टू टेस्टिफाई। ठीक है, टू टेस्टिफाई, बेयर ऑफ फैक्ट, विटनेस करते हो कि एग्जीक्यूटेड ने ये चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। फिर जब आता है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन में देखो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एक लीगल फॉर्मेलिटी है जो करनी होती है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कराया, ये हम डीम्ड लॉ में मान लेते हैं कि ये चीज आपको पता थी कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फिर जब नोटिस आता है, नोटिस में सिर्फ 2 चीजें लिखनी है कि 2 टाइप के ना, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो एक्चुअल नोटिस क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव? एक्चुअल नोटिस बस इतना होता है कि भाई नोन अबाउट अ फैक्ट, और जब हमने आपको कोई बात बताई है। और कंस्ट्रक्टिव जब लॉ मानता है, इट ऑट टू बी नोन बाय द पर्सन, कि ये आपको बात पता थी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट्स, तीनों को बस इतना एक्सप्लेन करना है हमको। बाकी सारी चीजें सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए थी, तो बाकी सारी चीजें आपको रीड करनी है। लर्न सिर्फ ये तीनों के बेसिक सबमिशन मीनिंग्स जो डिफाइन कर रहे हैं इन वर्ड्स को, सिर्फ वो लर्न करना है, क्योंकि काफी सारा लिखा है इसमें, हमें पूरा पेपर में नहीं लिखना। अब एक ये चीज देखो, रिस्ट्रेन ऑन एलिजिबिलिटी और रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी। ये जो मैं वर्ड देख रही हूँ एलियनेशन, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? और रोक के रखना। ठीक है, तो क्या आप किसी पर्सन को रोक सकते हो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए? माइनर में है, ठीक है, माइनर तो कर ही नहीं सकता, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रेन मतलब आप रोक रहे हो किसी को। ठीक है, हम कह रहे हैं, टीपी एक्ट कहता है आप एब्सोल्युटली किसी को रोक नहीं सकते कोई चीज ट्रांसफर करने के लिए। अभी बहुत ज्यादा हो गया, हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखो रिस्ट्रेन ऑन एलियनेशन है। ठीक है, कि इसमें 2 चीजें, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वॉइड होता है और पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड होता है। अब देखो, अगर मैंने बोला किसको प्रॉपर्टी चाहिए, नम्रति को ही दे देते हैं, नम फ्री में ले ले, 100 रुपए से ज्यादा ही है ना, 200 रुपए में ले ले। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने दी है नम्रति को। नम्रति को मैंने बोल दिया ये प्रॉपर्टी ले लो। ठीक है, और कभी भी मानसी को ट्रांसफर मत करना, कुछ भी हो जाए। ये क्या है? रिस्ट्रेन कर रही हूं मैं उसको। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, कुछ भी हो जाए मानसी को ट्रांसफर मत करना। भैया कौन मानसी? आप कौन? आप कैसे बोल सकते हो हमको कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? अब एक और, मैं उसको बोल रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी ले ले, तेरे पास तो पैसे नहीं है, 200 रुपए में तेरे को प्रॉपर्टी दे रही हूँ, इसको जब मार्केट में बेचने जाएगी ना, 500 रुपए से ज्यादा मत बेचना। क्यों? मुझे 1000 में बेचनी है, मुझे पैसे कमाने हैं। मैं मार्केट रेट देखूंगी 1000 रुपए, तो मैं 1000 में बेचूंगी। भैया मार्केट रेट 800 में बेचूंगी। आप कौन? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, मैं इससे ऐसे नहीं कर सकती। अब है पार्शियल रिस्ट्रेन। ठीक है, पार्शियल रिस्ट्रेन यानी कि यार मैं तुझे ये घर दे रही हूँ। ठीक है, मैं नम्रति को बोला घर दे रही हूँ, पर प्लीज ना इसके ऊपर अगर तू स्टोरी बना रही है, अगर एक और, ठीक है, 2 स्टोरी 3 स्टोरी बना रही है, तो बस ये ध्यान रखना कि किसी और की लाइट अफेक्ट नहीं हो। ठीक है, किसी और का वे अफेक्ट ना हो। तो वो मैं क्या कर रही हूँ, उस पर
पार्शियल रिस्ट्रेन, वो कहीं ना कहीं वैलिड हो जाता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा पार्शियल रिस्ट्रेन वैसे, हम पढ़ेंगे तो हमको क्लियरली समझ आ जाएगा व्हाट इज पार्शियल रिस्ट्रेन एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट। लेकिन एग्जांपल्स ऐसे ही है कि आप किसी को कंप्लीटली मना मत करो कि आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इस प्राइस से नहीं बेच सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वॉइड हो जाता है। आप अगर पार्शियल रिस्ट्रेन लगा रहे हो कि कोई कंडीशन लगा दे रहे हो, ये चीज को ना ऐसे कर लेना, ये चीज को वैसे कर लेना, या रेट भी अगर मैं लगा रही हूँ तो शायद ज्यादा रेट दे रही हूँ उसको, तो तब कवर हो सकता है वो चीज पार्शियल रिस्ट्रेन में। एक है रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट। अगर प्रॉपर्टी टेनेंट लोग कभी तुम लोग रहे हो रेंट पे प्रॉपर्टी पे, देखो जब आप, ये बाहर होता है बहुत, जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे देखने जाते हो ना, तो ओनर से मिलना होता है और ब्रोकर से, ठीक है। ब्रोकर तो चिल होता है, उसका तो काम होता है प्रॉपर्टी देना। ओनर आते हैं, स्मोक मत करना, ड्रिंक्स मत करना, लड़कियां रात को लेट मत आना, यहाँ पे पार्टीज अलाउड नहीं है, यहाँ पे ज्यादा साउंड अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसको वॉइड नहीं बोल रहे हैं, इनवैलिड बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली आप मेरे एंजॉयमेंट को रोक नहीं सकते, ठीक है। सोसाइटी के रूल्स होते हैं कि आप इतना ज्यादा साउंड नहीं कर सकते। आप मुझे अगर लड़कों के आने के लिए मना कर रहे हो बीइंग ओनर, ठीक है, वो लड़कियों को हमेशा ऐसा बोलते हैं, लॉ के हिसाब से आप मेरा राइट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। नम्रति का दिमाग अलग चलेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे, अब ये तो हो गए तुम्हारे टाइप के एग्जाम्पल्स, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को सिंक में टैप लगाना है, ठीक है, बाहर एक और सिंक लगानी है, मुझे दिक्कत होती है, किचन एरिया के अलग मुझे एक वॉशिंग एरिया बनाना है, मुझे दिक्कत होती है, तो ये मेरे रिस्ट्रेंट ऑफ एंजॉयमेंट है। भैया ये मेरी नीड्स हैं, आप मुझे अलाउ करो, आप मुझे दे रहे हो प्रॉपर्टी, तो आप मेरे ये एंजॉयमेंट्स रोक नहीं सकते, ठीक है। कोई एक वैलिड चीज होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इनवैलिड ही बोल रहे हैं कि आप किसी का एंजॉयमेंट नहीं रोक सकते, ठीक है। तभी लोग इस चीज पे बहुत मुद्दे उठाते हैं, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले, और ये वो, तो लॉ में भी लिखा है आप किसी के एंजॉयमेंट राइट्स को रोक नहीं सकते। फिर एक है रिस्ट्रेन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, तो क्या जरूरी है क्या उसकी प्रॉपर्टी फिर किसी, भाई तू अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो प्रॉपर्टी मेरी, ऐसे आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो तब भी आप उस पर कोई रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते। हम इसके केसेस आगे देखेंगे, ठीक है। इनको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे कि कब आप रिस्ट्रेन कर सकते हो और कब नहीं कर सकते। तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, कब नहीं कर सकते हो, तो एब्सोल्यूट, पार्शियल, एंजॉयमेंट और इंसॉल्वेंट।